मॉडल्स ऑफ टीचिंग दिखाई दे रहा है? जलज? नहीं मैम, नहीं दिख रहा है हाँ। मैम, नहीं शो हो रहा है। ओहो, एक मिनट एक मिनट। आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है। हम लोग जो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग, हिंदी में इसे कहते हैं शिक्षण प्रतिमान। तो कोई बता सकता है क्या होता है मॉडल? मॉडल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मॉडल किसे कहते हैं। मॉडल सबसे मॉडल जो शब्द है उससे मुझे लगता है सब लोग परिचित हैं। प्रतिमान कौन बताएगा? मैम, किसी भी ओरिजिनल चीज का एक कोई प्रारूप, कि कैसा होना चाहिए वो चीज। हाँ, प्रारूप कह सकते हैं ना। यस जैसे मैम। मान लो हाँ, कोई भी हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, है ना। तो जब भी वो कोई प्रोजेक्ट बनाता है, जैसे मान लो कोई बांध बना रहा है या कोई भवन बना रहा है, ठीक है। तो जब ये भवन या बांध का निर्माण करता है तो सबसे पहले क्या करता है? उसका प्रारूप यानी कि डिजाइन वो तैयार करता है। फिर उसके बाद उसके माप और अनुपात के हिसाब से फिर वो एक मॉडल तैयार करता है, ठीक है। फिर मॉडल को वो जांचता है, और अगर उस मॉडल में कोई कमी है, विसंगति है, तो उसको फिर से वो संशोधन उसका करता है और फिर से एक मॉडल तैयार करता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है उसके सफल संचालन के लिए भी हमें किसी ना किसी मॉडल या टीचिंग डिजाइन को हम लोगों को बनाना होता है। तो मॉडल जो है वो शिक्षण का उद्देश्य, जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है, उसको कैसे हम और अच्छा बना सके, उसके लिए जो शिक्षक एक मॉडल का निर्माण करता है। जैसे मॉडल हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो एक घर का एक मॉडल बनाया, ठीक है। और आप लोग जैसे ढेर सारे विद्यार्थी हो, सब लोगों ने वो घर का मॉडल देखा, तो फिर वो घर के मॉडल में सबको ऐसा लग एक सब उसको बिल्कुल ओके नहीं कर देंगे कि हाँ ये बहुत ही आइडियल परफेक्ट मॉडल है, ठीक है। जैसे आपने मॉडल में देखा होगा, जैसे किसी को किचन बड़ा चाहिए, किसी को बेडरूम बड़ा चाहिए, किसी को स्टोर रूम भी चाहिए, अगर उसमें नहीं है तो वो अपने अपने सुझाव देगा, है ना। सब लोग क्या करेंगे? फिर अपने सुझाव देंगे। फिर उसके बाद फिर जो सुझाव को ध्यान में रखते हुए उसमें और भी क्या क्या सुधार किया जाना है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर एक परफेक्ट मॉडल संशोधित करके बनाया जाता है। तो टीचिंग में भी इसी प्रकार का एक टीचिंग डिजाइन बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे जो आपका शिक्षण कार्य है वो आसानी से, बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आप लोग उसका संपादन कर सकें। तो प्रतिमान शब्द जो है एंग्लो लैंग्वेज का एक बहुत ही प्रचलित शब्द मॉडल का हिंदी रूपांतर है। मॉडल शब्द को हम रोज अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने ताजमहल का मॉडल देखा है कि नहीं देखा है? यस मैम। ताज हाँ, देखा है ना। तो वो छोटे से ताजमहल के मॉडल को देख के आप लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तविक ताजमहल जैसा ही लगता है ना, कि वास्तविक ताजमहल भी ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरह वस्तुओं का यह रूप जो नकल होता हुआ भी वास्तविकता का जो हमें आभास करने का प्रयास कराता है, उसको हम लोग मॉडल कहते हैं। जैसे ताजमहल का छोटा रूप है, वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ वास्तविक ताजमहल जैसे ही प्रतीत होता है। आप लोग कभी किसी घर को खरीदने जाते हैं तो वहां पे जब बिल्डर होता है आपको अपने ऑफिस में ले जाके एक घर का मॉडल दिखाता है, तो ऐसे लगता है कि हाँ जो हम लोग घर खरीद रहे हैं वो वाकई में ऐसा
बना होगा। तो इसी तरह कक्षा में पढ़ाते समय इस प्रकार के जो प्रतिमान है एक प्रभावशाली सहायक साधन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल है या प्रतिमान का दूसरा प्रयोग किसी आदर्श को सामने लाने के लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस आदर्श का अनुकरण कर व्यवहार और चरित्र संबंधी अच्छी और बुरी बातों का ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो इस अर्थ में कोई भी अध्यापक, कोई भी नेता, अभिनेता या कोई भी बालक एक ऐसे मॉडल या प्रतिमान सिद्ध हो सकता है कि वह उससे उसके व्यक्तित्व के हर पहलू को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयत्न करने लगता है ना। हम लोगों का जैसे ये सिर्फ टीचिंग मॉडल ही नहीं है, हम लोगों का रोल मॉडल भी होता है। किसी न किसी व्यक्ति को हम लोग अपना एक मॉडल मान सकते हैं। इसके अलावा जो है मॉडल की आवश्यकता, जो आपका चित्रकार है, आपका जो शिल्पकार है, मूर्तिकार है या कोई भी भवन निर्माण कार्य में जो उसका निर्माण करता है, इंजीनियर है, ये सारे लोग अपने शौक अथवा जो उनका व्यवसाय है उसको, उन व्यवसाय को की जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ये मॉडल का निर्माण करते हैं। तो किसी भी छवि को अगर हम लोग मूर्त रूप देना चाहें या मान लो किसी नदी पे कोई बांध बांधना हो हमें, या किसी स्थान पे कोई इमारत खड़ी करनी हो या कोई फैक्ट्री आपको लगाना हो, तो उस समय क्या होता है कि जो कार्य करता है यानी कि जो इंजीनियर है वो आपके सामने क्या एक नक्शा या आपके सामने एक चित्र, ठीक है, या आपके सामने 3D स्ट्रक्चर यानी मॉडल जो आपको दिखाता है, जिसके सहारे जो भी इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है वो अपने क्रिएटिविटी आपके सामने प्रदर्शित करता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो टीचिंग मॉडल है, a model of teaching can be defined as a depiction of the teaching and learning environment which covers the behavior of teachers and students while the text is presented through that model. इसके अलावा it helps students to get information, thoughts, skill, values, way of thinking and means of expressing themselves. यानी कि जो शिक्षण मॉडल है वो शिक्षण और सीखने का एक तरह से एक माहौल आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें जो शिक्षक होता है या जो भी छात्र होते हैं उनके व्यवहारों को हम लोग शामिल कर सकते हैं जब भी कोई हम लोग पाठ पढ़ाते हैं। तो ये जो जानकारी है, छात्रों को जानकारी दी जाती है या उनके साथ विचार विमर्श किया जाता है या उनके कौशलों को हम लोग निखारते हैं या उनके मूल्य या सोचने के तरीकों को या ये लोग खुद व्यक्त करने का इसमें प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो हम लोग मॉडल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले जॉयस और वेल, ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षण प्रतिमान है वो आपके उचित अनुदेशन का प्रारूप है, यानी कि आप किस तरह से अच्छी तरह से विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो एक तरह से ब्लूप्रिंट टाइप का है या उसका एक मॉडल है। तो वे विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को वर्णन करते हैं और विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जो इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया के लिए छात्र को के निमित्त होते हैं और उसके व्यवहार में विशेष परिवर्तनशील होते हैं। तो जो जॉयस और व्हील ने कहा था कि जो टीचिंग मॉडल है वो एक तरह से अनुदेशनात्मक आपकी डिजाइन है, ठीक है। दे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर एनवायरमेंट सिचुएशन which cause the students to interact in such a way that specific change occurs in behavior। यानी कि ये जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो एक उस तरह का वातावरण निर्मित करता है जिसमें विद्यार्थियों के अंदर कुछ ना कुछ हम वांछनीय परिवर्तन देखते हैं। यानी कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जब शुरुआत में जो विद्यार्थी है उसका एंटरिंग बिहेवियर कुछ और होता है
और जब हम किसी विषय को पढ़ा लेते हैं या पर्टिकुलर टॉपिक हम विद्यार्थी को समझा देते हैं, तो उसके बाद उसमें उनके टर्मिनल बिहेवियर या अंतरिम जो व्यवहार होता है वो आपको अलग देखने को मिलता है। तो टीचिंग मॉडल इज अ पैटर्न और प्लान which can be used to shape a curriculum or course, to select instructional material and to guide a teacher's action। तो ये जो टीचिंग मॉडल हम लोग बना रहे हैं उसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हमारे पाठ्यक्रम को शेप करने में, पाठ्यक्रम या जो आपका सिलेबस है या कोर्स है उसको बनाने में, फिर जो हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें हम लोगों को कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कब और कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें बताता है। और ये शिक्षकों को जब भी कोई विषय वो पढ़ा रहा है तो उसके लिए काफी मददगार साबित होता है। A model of teaching consists of guidelines for designing educational activities and environment. It specifies ways of teaching and learning so that they intended to achieve certain kind of goal। यानी कि जो हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये जो शिक्षण प्रतिमान है वो एक ऐसा वातावरण निर्मित करता है ताकि हम लोग जो हमारा शिक्षण कार्य है उसको अच्छे सुचारू रूप से संचालित कर सकें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मॉडल है उसकी अलग परिभाषा दी है। जैसे एलन और रैंड ने कहा है, मॉडलिंग इज एन इंडिविजुअल डिमॉन्स्ट्रेटिंग पर्टिकुलर पैटर्न विच द ट्रेनी थ्रू इमिटेशन। ठीक है, नकल के द्वारा जो है आप जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको मॉडल कहते हैं। इसके अलावा जो बीके पासी, एलसी सिंह और डीएन संसवाल ने 1991 में कहा है, अ मॉडल ऑफ टीचिंग कंसिस्ट ऑफ गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट। मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ प्लान दैट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड टू शेप कोर्सेज ऑफ स्टडी, to design instructional material and to guide instruction। यानी सभी लोगों ने लगभग एक ही जैसे कहा है कि जो शिक्षण प्रतिमान हम लोग बनाते हैं वो हम इस उद्देश्य से बनाते हैं कि हम अपने शिक्षण को, जो टीचिंग है, उसको सुचारू रूप से कर सके। टीचिंग करते वक्त हमें क्या पढ़ाना है, हम अपने कोर्स को डिजाइन कर सके, कौन से टीचिंग एड इस्तेमाल करते हुए पढ़ाना है वो भी हम लोग देख सकें। फिर जॉयस और वेल ने 1972 में कहा है कि टीचिंग ऑफ अ मॉडल इज अ पैटर्न और अ प्लान विच कैन बी अ करिकुलम और कोर्सेज टू सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टू गाइड अ टीचर। यानी कि शिक्षण प्रतिमान वह नमूना है अथवा योजना है जिससे किसी पाठ्यक्रम अथवा कोर्स का निर्माण करने, अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करने और किसी अध्यापक की क्रियाओं के मार्गदर्शन हेतु काम में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ जो है इसकी परिभाषाएं हुई। अब हम लोग देखते हैं कि परिभाषाओं के आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपके शिक्षण प्रतिमान है वो उचित शिक्षण क्रियाओं का नियोजन करने में आपकी मदद करते हैं, फिर आपके उचित शैक्षिक जो वातावरण है उसका आयोजन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा सीखने सिखाने से संबंधित जो भी आपके उचित साधन है या जो आप तरीका यूज करना चाहते हैं उसका निर्धारण करते हैं। इसके अलावा जो आप निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को लेकर चले हैं उसको भी उपयोग कर सके, ये सारा कुछ जो है आपको टीचिंग मॉडल बताता है। अब हम लोग देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो शिक्षण प्रतिमान जो आप बना रहे हैं उसकी विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि शिक्षण प्रतिमान वे साँचे या वो प्लान है जिससे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सफल बना सकते हैं। तो जो शिक्षण के मॉडल है वो सीखने की प्रक्रिया की सफलता के लिए पहले से तैयार पैटर्न या योजनाओं
का प्रकार है। ठीक है। दूसरा ये है कि सामान्य शिक्षण तकनीकियों एवं रणनीतियों से इस अर्थ में भिन्न होते हैं कि उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसमें जो आपका सामान्य जो आपकी शिक्षण तकनीकी है या आपकी जो स्ट्रेटजीज है उस से उसको अलग करके इसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें सामान्य के स्थान पर विशेष उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम लोग इसको निर्मित करते हैं। जो भी आपकी शिक्षण क्रियाएं हैं या शिक्षण अधिगम परिस्थितियां हैं उसको आप लोग कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए सबसे पहले ही हम लोग एक ब्लूप्रिंट या कार्य योजना हम लोग बना लेते हैं, जिससे कि आप अपने विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। निर्दिष्ट शिक्षण अधिगम स्थिति में विशेष प्रकार के अनुदेशनात्मक के लिए विशिष्ट अनुदेशात्मक डिजाइन दें। यानी कि ये जो आपका टीचिंग मॉडल जो बनाया जा रहा है वो आप किसी भी विशेष प्रकार के इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर एक उचित शिक्षण सीखने के माहौल को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जो आपका विशिष्ट शिक्षण अधिगम स्थितियों में जो आप स्टूडेंट्स हैं उनसे अपेक्षित जो आपका उसमें व्यवहार आपका उसमें प्रदर्शित होता है उसके मानदंडों को भी ये निश्चित करता है। इसके अलावा शिक्षार्थियों के व्यवहार के वांछनीय संशोधन के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया और संगठित प्रयास करने का प्रयास करता है। तो शिक्षण प्रतिमानों से हम लोग एक ऐसे उचित शिक्षण और अधिगम वातावरण का हम लोग निर्माण कर सकते हैं जिससे जो भी आपका शिक्षण अधिगम उद्देश्य है उसकी आप लोग प्राप्ति कर सके। इसके अलावा शिक्षण प्रतिमान पहले तो हमें व्यवहार जन्य शब्दावली यानी कि जो आपके बिहेवियरल टर्म्स हैं उसमें शिक्षण अधिगम परिणामों यानी कि जो आपका टीचिंग लर्निंग आउटकम्स है उसकी व्याख्या प्रदान करते हैं। फिर इन परिणामों को उचित रूप से प्राप्ति हेतु क्रमबद्ध प्रक्रिया से उल्लेख करते हैं। तो टीचिंग जो मॉडल है एक शिक्षक को उसके कर्तव्य निर्वाह में उसी तरह मदद करते हैं जैसे कि एक इंजीनियर किसी पुल या मकान निर्माण करने से पहले पुल या मकान निर्माण करने का नक्शा या कार्य योजना या ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं उसकी मदद लेते हैं। तो जो शिक्षण प्रतिमान जो है वो एक शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि आपके टीचर्स और जो विद्यार्थी है उन दोनों के लिए समय शक्ति और परिश्रम में मितव्ययता यानी इकोनॉमी लाने की कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त टीचिंग लर्निंग के जो अन्य साधन हैं उनको भी ये काफी प्रभावी बनाता है। तो शिक्षण प्रतिमान किसी भी जो शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मुख्य रूप से तीन प्रकार की उसमें भूमिका होती है। पहला तो है कि जो आपका अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण यानी कि डिजाइनिंग एंड स्पेसिफाइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा शिक्षण प्रतिमान जो हमें मदद करता है वो है अनुदेशनात्मक सामग्रियों के निर्माण के लिए यानी कि डेवलपिंग एंड सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी कि हमें जब कोई भी पार्ट पढ़ा रहे हैं तो उस पार्ट में हम कौन सा टीचिंग एड इस्तेमाल करके उस पार्ट को पढ़ाएंगे, चार्ट हो, मॉडल हो, मैप हो, स्केच हो। ठीक है, तो क्या आप यूज कर रहे हैं वो इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण यानी कि स्पेसिफाइंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज यानी कि जो आप सीख रहे हैं कक्ष में क्लासरूम में उसको किस एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे, किस क्रिया के माध्यम से सीखेंगे, ये भी टीचिंग मॉडल डिसाइड करता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो आपके शिक्षण मॉडल है उसमें उसके क्या क्या प्रतिमान है। मॉडल हम लोगों ने देखा। हाँ, जो फंक्शंस है मॉडल ऑफ टीचिंग जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसके क्या क्या काम होंगे। पहला है डिजाइनिंग करिकुलम और कोर्स ऑफ स्टडी यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम
और आपका जो पाठ्य वस्तु है या सिलेबस है उसको डिजाइन करने में ये सहायता देता है। डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि आप जो भी अनुदेशनात्मक सामग्री इस्तेमाल करेंगे पढ़ाते वक्त उसके विकास में ये सहायक है। गाइडिंग टीचर्स एक्टिविटी, यानी कि शिक्षक को ये बताता है कि आप जब भी कोई पाठ पढ़ा रहे हैं कि आपको किस समय किस चीज का, किस टीचिंग एड को आपको यूज करना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ टीचर रेपेटोरी, हाँ, इसमें जो है शिक्षक का जो है टीचर और उसमें स्टूडेंट्स में कैसा होना चाहिए उसका व्यवहार। फिर इसके बाद हेल्प स्टूडेंट्स इन इफेक्टिव लर्निंग, यानी कि जो इसमें है वो स्टूडेंट्स को किस प्रकार से वो अच्छी तरह से सीख सके, इसमें भी आपको मदद करता है। अब हम लोग देखते हैं जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, ये बहुत ही आपको एक एक करके आप लोग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टीचिंग मटेरियल या टीचिंग मॉडल बनाएंगे तो आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, यानी कि किसी भी शिक्षण प्रतिमान के लिए आपको जॉयस और व्हील ने एक डिजाइन तैयार की है इंस्ट्रक्शनल मॉडल के लिए। सबसे पहला है आपका फोकस, फोकस यानी लक्ष्य, ठीक है, यानी कि जो फोकस है वो सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मॉडल है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इसको हम लोग लक्ष्य भी कहते हैं। तो जब भी हम कोई भी शिक्षण प्रतिमान बनाते हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित लक्ष्य होता है, इसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी शिक्षण टीचिंग मॉडल्स हम लोग बना रहे हैं उसमें आपके टीचर्स और आपके स्टूडेंट्स की समस्त क्रियाओं को इसी लक्ष्य या उद्देश्य या केंद्र बिंदु की प्राप्ति पर केंद्रित रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंटैक्स, यानी कि संरचना और अवस्था, उसको हिंदी में कहते हैं। तो जो ये संरचना और अवस्था होती है शिक्षण प्रतिमान का, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है। इसमें क्या होता है, जो आपके टीचिंग स्टेप्स लिखे जाते हैं या टीचिंग जो सोपान होते हैं उसकी व्याख्या की जाती है तथा आपके शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था क्रम से इसका निर्धारण किया जाता है। यानी कि आप जो कोई भी टीचिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, फिर पढ़ाने के लिए, फिर आप पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाते वक्त आपको कब कौन सा टीचिंग एड यूज करना है, वो सारा कुछ जो आप लोगों ने लेसन प्लानिंग के स्टेप्स इसमें फॉलो किए हैं वो सारा कुछ इसमें फॉलो किया जाता है। इसके बाद तीसरा है आपका सोशल सिस्टम, यानी कि आपका सामाजिक प्रणाली। तो शिक्षण को आपको इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग मॉडल में सोशल सिस्टम का बहुत ही महत्व है। तो इस सामाजिक प्रणाली में क्या होता है, समाज में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो टीचिंग में आपके टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो भी क्रियाएं होती हैं या उनके बीच में जो भी परस्पर संबंध होता है उसका इसमें हम लोग विवरण लिखते हैं। जैसे कि एक प्रतिमान से दूसरे प्रतिमान में शिक्षक के कार्य भिन्न हो जाते हैं। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि हम लोगों के पास अलग अलग टीचिंग मॉडल्स हैं, ठीक है, तो वो मॉडल्स आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। किसी मॉडल में आप लोग देखोगे कि टीचर जो है टीचर ओरिएंटेड मॉडल है, किसी में जो है स्टूडेंट्स ओरिएंटेड मॉडल है, ठीक है, किसी में जो है किसी छात्र विशेष का परामर्शदाता है और किसी में वो छात्र काम देने वाला है, किसी प्रतिमान में शिक्षक क्रिया के मध्य में सूचना का स्रोत है या कभी वो मैनेजर का काम करता है, कभी वो गाइड का काम करता है, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बराबर से बटी हुई है। तो हर मॉडल का आपको अलग अलग इसमें क्रियाएं देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी आपका प्रतिक्रिया सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि रिएक्शन ऑफ अ टीचर टू स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपका शिक्षक का की क्या प्रतिक्रिया है स्टूडेंट्स के लिए, ये इसमें देखा जाता है। बाय दिस टीचर ट्यून इन
to the student and select an appropriate response to what the student does. तो प्रतिक्रिया का सिद्धांत में इसमें इसमें क्या होता है कि शिक्षक की क्रिया के प्रतिफल छात्र की प्रतिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक है छात्रों की कुछ क्रियाओं को महत्व देते हुए उनके व्यवहार को आकार देने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है, यानी कि जो शिक्षक है छात्र उत्तर दे रहा है तो उसमें क्या शिक्षक प्रतिक्रिया देता है, कैसे देता है, वो इसमें देखा जाता है। फिर आपका आ गया सपोर्ट सिस्टम, यानी कि आपका सहायक प्रणाली। तो शिक्षण प्रतिमान में हम लोग सपोर्ट सिस्टम जो है इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम में क्या आपको देखना है कि जो आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पढ़ाई कराते वक्त वो क्लास में जो भी साधन है, ठीक है, वो कौन कौन से साधनों को अपने सपोर्ट के लिए यूज कर रहा है। जैसे कि कुछ टीचिंग एड है, जैसे टीचर पढ़ाते वक्त स्लाइड का यूज कर रहा है या फिल्म का यूज कर रहा है, या उसने स्व अनुदेशन सामग्री यानी कि सेल्फ इंस्ट्रक्शनल अगर मटेरियल उसने बनाया है उसका यूज कर रहा है, या किसी मॉडल का यूज कर रहा है, या किसी ग्राफिक्स का यूज कर रहा है, या जो शिक्षक है वो आपको किसी विशेष स्थान पे या स्थल पर सैर के लिए लेके जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है आपके रेगुलर टीचिंग के दौरान जो अतिरिक्त जो आप सहायता के लिए जो शिक्षण टीचिंग एड यूज कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन, यानी कि आपका उपयोग। तो शिक्षण प्रतिमान में कैसे उपयोग इसका होगा कि प्रतिमान का ये जो आखिरी तत्व है वो शिक्षण हेतु कहाँ और किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसका हम इस पर प्रकाश डालता है। जैसे कुछ प्रतिमान छोटे यानी कि शॉर्ट लेसन के लिए अधिक सिद्ध होते हैं, तो कुछ जो है बड़े लेसन के लिए या छोटे बड़े दोनों पाठों के लिए आप शिक्षण में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग साइंस टीचिंग कर रहे हैं उसका दूसरे विषयों के साथ उसका क्या कनेक्शन है या उसका क्या इंटर रिलेशन है, उसका और किस दूसरे विषय में हम लोग यूज कर सकते हैं वो हमें बताता है। तो एप्लीकेशन में ये हमें बताता है कि हम अपने विषय के अलावा दूसरे विषयों में इन प्रतिमानों का कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बांध का मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे भाखड़ा नांगल बांध की हम लोग बात करते हैं, वो डैम जो बनाया गया है, तो अनायास ही उसमें जो है अगर हम उसका ऐसे विषय आ जाते हैं कि वो आपके मेन विषय से इंटर रिलेटेड होते हैं ना। इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन आ जाएगा, इंजीनियरिंग आ जाएगा क्योंकि इसमें साइज है, कौन से जगह बनाया है तो वो ज्योग्राफी आ जाएगा, कब बनाया गया है तो वो हिस्ट्री आ जाएगा। फिर अगर उसको नाप रहे हैं कितने लंबा है कितना चौड़ा है तो इसमें मैथमेटिक्स आ जाएगा। फिर उसमें कितना खर्च हुआ तो इसमें आपका अकाउंट आ जाएगा। तो ये सारे कुछ विषय जो है इसमें अनायास ही आ जा रहे हैं, मतलब अपने आप आ जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल में जो दूसरे विषय इसके अंतर्गत आ रहे हैं तो इन मॉडल के द्वारा उन विषयों को भी समझना आसान हो जाता है। तो शिक्षण मॉडल का हम लोग उपयोग कैसे करें, जो हम लोग टीचिंग मॉडल बना रहे हैं उसका हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, शिक्षण मॉडल विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को देखने के लिए सीखने की स्थितियों को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। जब हम जैसे हम कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, और पाठ पढ़ाते वक्त अगर हम कोई मॉडल विद्यार्थियों के सामने रख देते हैं तो हमको तुरंत जो है उनका रिएक्शन पता लग सकता है। फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लेके चल रहे हैं पाठ को पढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग उसका आंख का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आंख का आई से रिलेटेड कोई मॉडल अगर विद्यार्थियों को के सामने अगर हम लोग रख देते हैं तो वो काफी अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो यानी कि जो टीचिंग उद्देश्य है ना, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लेके जो चल रहे हैं उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वे शिक्षा में उचित सामग्री, शिक्षण रणनीतियों
और ऑडियो विजुअल एड का चयन करके प्रभावी शिक्षण की योजना बनाने और व्यवस्थित करने में शिक्षक की मदद करते हैं। तो आपकी जो टीचिंग मॉडल्स है वो हमें ये बताता है कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है टीचिंग करते वक्त, किस समय हमें ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना है और इनकी सहायता से कैसे हम लोग अपने टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव और व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा वे पाठ्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, यानी कि जो आपका करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें भी आपका टीचिंग मॉडल हेल्पफुल है। तो हम लोग देखते हैं कि जो टीचिंग एड हम लोग बना रहे हैं वो हमारे लिए काफी हद तक शिक्षक के लिए और विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है। एलिमेंट्स हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीचिंग मॉडल प्राय जो है 3 प्रकार का है। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, दूसरा आपका पर्सनल फैमिली और तीसरा आपका बिहेवियरल। तो सबसे पहले जो है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसमें जो है आपका ढेर सारे इसमें आ जाते हैं अलग अलग शिक्षण प्रतिमान है, जैसे कि इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है, वो हिल्डा टाबा और ब्रूस जॉयस ने दिया था। फिर आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है जो कि जेरोम ब्रूनर, ठीक है, और ब्रूस जॉयस, टेनिसन, फ्रेड लाइट हॉल, इन लोगों ने दिया था। फिर द पिक्चर वर्ड इंडक्टिव मॉडल, ये एमिली कैलहॉन ने दिया था। फिर आपका साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल जोसेफ स्क्वैब ने दिया था। फिर इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल रिचर्ड सटमैन ने दिया था। निमोनिक्स मॉडल माइकल प्रेस्ली ने दिया था। सिंथेटिक्स मॉडल विलियम गॉर्डन ने दिया था। फिर आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डेविड ऑसुबल ने दिया था। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है एक कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल और आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका पर्सनल फैमिली मॉडल जो है ये हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इसमें 2 मॉडल दिए गए थे। नॉन डायरेक्टिव टीचिंग कार्ल रोजर्स ने दिया था और एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका बिहेवियरल सिस्टम जो फैमिली है ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इसमें ढेर सारे मॉडल्स बने हैं। मास्टरी लर्निंग मॉडल बेंजामिन ब्लूम ने और जेम्स ब्लॉक ने दिया था। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मॉडल टॉम गुड, जेरी ब्रॉफी, कार्ल बेरिटियर, जिगी एंगमैन, वेस बेकर, इन लोगों ने दिया था। साइमुलेशन मॉडल कार्ल स्मिथ और मैरी स्मिथ ने दिया था। सोशल लर्निंग मॉडल अल्बर्ट बंडूरा, कार्ल थोरिसन, वेस बेकर ने दिया था। प्रोग्राम शेड्यूल यानी कि टास्क परफॉर्मेंस रीइंफोर्समेंट मॉडल बीएफ स्किनर ने दिया था, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ जो शिक्षण प्रतिमान है इसमें कुछ फिलोसॉफिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग भी है, जिसमें कि आपका द इम्प्रेशन मॉडल ऑफ टीचिंग यानी कि प्रभाव शिक्षण प्रतिमान है। फिर आपका सूझ शिक्षण मॉडल द इनसाइड मॉडल ऑफ टीचिंग है। फिर आपका नियम शिक्षण मॉडल रूल मॉडल ऑफ टीचिंग है। ये कुछ फिलोसॉफिकल मॉडल है। इसके अलावा जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण मॉडल भी दिए गए हैं, जिसमें कि जॉन डी डेसोसो ने 1964 में जो है इन टीचिंग मॉडल को 4 भागों में विभाजित किया था। पहला जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी कि बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। दूसरा आपका कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान यानी कंप्यूटर बेस्ड मॉडल ऑफ टीचिंग। तीसरा आपका विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान यानी स्कूल लर्निंग टीचिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। फिर चौथा उन्होंने दिया था अंतः क्रिया शिक्षण प्रतिमान यानी कि इंटरैक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। तो जो शिक्षण प्रतिमान के जो परिवार है वो हम लोग 4 परिवार में इसको बांट सकते हैं। पहला है सामाजिक परिवार यानी कि आपका सोशल फैमिली। दूसरा आपका सूचना प्रक्रिया परिवार यानी कि द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। तीसरा आपका व्यक्तिगत परिवार यानी कि द पर्सनल फैमिली। और चौथा आपका व्यवहारिक व्यवस्था परिवार यानी कि बिहेवियरल फैमिली। तो इसके अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है वो है सोशल इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, साइंटिफिक इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, ठीक है, जो कि रिचर्ड सकमैन ने दिया था।
दूसरा हमें पढ़ना है कंसेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, जो कि जेरोम ब्रूनर, जे गुड्डा और जॉर्ज ऑस्टिन ने दिया था। और तीसरा हमारा संज्ञानात्मक वृद्धि शिक्षण प्रतिमान, यानी कि कॉग्निटिव ग्रोथ टीचिंग मॉडल, जो कि जेन पियाजे ने दिया था। ऐसे ढेर सारे मॉडल्स हैं जो आप जो है इसमें पढ़ेंगे, पर हम लोगों के सिलेबस में 3 है, तो हम लोग 3 मॉडल यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि जो शिक्षण के मॉडल बहुत प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं जो छात्रों के लिए विशिष्ट विषय के लेन देन से होती है। इसमें क्या होता है, जो आपके विषय है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट, प्रस्तुति विधि, यानी कि आप कौन से विधि से आप पढ़ा रहे हैं, फिर आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, शिक्षक को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि जो है जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं उसको हम लोग सफल बना सके। शिक्षण में हम लोग कौन सा मॉडल यूज करें या टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यूज करें, वो हमें इसमें पता चलता है। हालांकि शिक्षकों और छात्र शिक्षकों को अवधारणा और शिक्षण के विभिन्न मॉडलों पर अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इसलिए वे अपने पेशेवर जीवन में शिक्षण के मॉडल को लागू करने और अपनी कक्षा बातचीत में आश्चर्य कर देते हैं। तो हम लोग ऐसे ढेर सारे मॉडल्स हैं जो आगे आने वाली क्लास में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। समझ में आया? इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे